Hello students, now I am going to start next part of the center of mass. पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि दो पॉइंट मास सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा, मान लिया ए मास है m1, ए है m2 और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d है। सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है और यह सेंटर ऑफ मास m1 से d1 डिस्टेंस पे है, m2 से d2 डिस्टेंस पे है। यहाँ d इक्वल टू कितना हो गया, d1 प्लस d2। और d1 इक्वल टू हम बता चुके हैं d2 इतना होगा। अब d1 बाई d2 हम करते हैं तो आएगा आपका m2d बाई इतना आएगा। ये दोनों पार्ट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो d1 बाई d2 इक्वल टू m2 बाई m1। इस चीज को हम लिख सकते हैं m1 d1 इक्वल टू m2 d2। ये टू पॉइंट मास सिस्टम का जितने भी डेरिवेशंस हैं उसको आप दिमाग में हमेशा रखिएगा, इससे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पे इस चीज को समझिए, हम बता चुके हैं कि यह अगर मास बढ़ता है, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे कि d1 बाई d2 इक्वल टू m2 बाई m1। इससे ये समझ में आता है कि जो d डिस्टेंस है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये जो d है, d किसकी ओर शिफ्ट करेगा, तो हैवियर मास की ओर शिफ्ट करेगा। ये जो डिस्टेंस है यह कम होगा अगर ये बढ़ेगा और एक ज्यादा होगा अगर ये कमेगा। तो ये अगर कमता है तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ता है तो ये कमेगा। देखिए इसको उदाहरण, इसको स्पष्ट समझिए। ये m1 है और ये है m2। d मतलब क्या है, यहाँ पे d1 d2 हम माने हैं, वही यहाँ पे d हो गया है ना। d1 d2 ad नहीं है, ad और ad में अंतर है। चलिए इसको हम x कर लेते हैं। x क्या है, x यहाँ पे डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास और मास के बीच का। इसका मतलब यह है कि मान लिया ये सेंटर ऑफ मास है, तो इस सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास है और ये है m1 मास। तो यह जो x है, x अगर ये बढ़ेगा तो x क्या होगा, कमेगा, और ये x कमेगा तो ये पॉइंट इधर आएगा। तो मान लिया x कम होकर के इतना हो गया तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो कहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास जो है, मास बढ़ने से ये क्या होता है, ये जो सेंटर ऑफ मास उस मास की ओर शिफ्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ। अरे पार्ट हम पहले भी बता चुके हैं। अब देख लीजिए, कुछ उदाहरण देख लीजिए। हम बताए थे कि इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है ना, कंटिन्यूअस मास सिस्टम है ये। इधर मास कम है, देखिए इधर इधर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं होगा, कहीं इस पार्ट की ओर होगा, यहाँ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। चलिए उसी तरह का एक और उदाहरण देख लीजिए। इस तरह का ऑब्जेक्ट है, बस इधर मास कम है जी, इधर देखते जाइए ये ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास बीच में ना होकर कहीं इधर होगा, हैवियर पोर्शन की ओर। क्लियर है, तो ये शो करता है। अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको हम करेंगे। अब यहाँ पे मान लिया 2 kg है और कुछ ले लीजिए, ये मान लीजिए 4 kg हो, है ना। तो सेंटर ऑफ मास तो आसानी से निकाल लीजिएगा। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो हम जानते हैं d1 इक्वल टू m2d बाई m1 प्लस m2। मान लीजिए ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ मान लीजिए 1 मीटर है ना। तो यहाँ पे d1 कितना हो जाएगा, d1 मतलब यहाँ से ये d1 हो गया, यहाँ पे होगा सेंटर ऑफ मास। तो ये कितना हो जाएगा जी, m2 4 इंटू 1, d है आपका 1
m1 प्लस m2 2 प्लस 6 2 प्लस 4 2 प्लस 4 इक्वल टू 4/6 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि अगर हम इस 4 kg मास को हम 5 मीटर इधर कर दें, 5 मीटर इधर कर दें, यहाँ पे क्वेश्चन समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया, इस 4 kg को हम इधर कर दिए, कितना, 5 मीटर। तो 2 kg को और कितना हमको डिस्प्लेस करना होगा कि सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। तो 4 kg को हम 5 मीटर राइट वाइड हम शिफ्ट करते हैं। इफ 4 kg शिफ्ट 5 मीटर, देन फाइंड शिफ्ट ऑफ 2 kg, है ना, विदाउट changing position of 2 kg mass, without changing of center of mass, without changing of position of center of mass। 2 kg को हम कितना शिफ्ट करें कि सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड रहे। हमने क्या किया है, 4 kg मास को 5 मीटर शिफ्ट किया है। तो चलिए देखते हैं, हम अभी बताए m1 d1 इक्वल टू m2 d2, इसी से ये भी सॉल्व होगा। यहां पे d1 क्या है, d1 और d2 शिफ्ट है, d1 और d2 शिफ्ट है। मान लिया जाए कि सेंटर ऑफ मास अनचेंज्ड रहे किसी कारणवश, जैसे हम किसी नाव में बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं नाव में, और उसके बच्चे जो हैं वो इधर उधर घूम रहे होते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ वहां पे जो पार्टिकल का जो इंटरचेंज हो रहा है, उसके कारण जो है वो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वो शिफ्ट होगा। बच्चे शिफ्ट हो रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट हो सकता है। या कह लें कि हमने 4 kg को हम शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे केसेस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होता है, बहुत सारे केसेस में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होता है। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 4 kg को हमने 5 मीटर बढ़ाया, तो इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, इसको कितना शिफ्ट करना होगा। तो यहाँ पे मान दिया जाए कि m1 मास को ये इसको d1 शिफ्ट करे और m2 मास को d2 मैंने शिफ्ट किया। तो यहाँ पे m2 तो है 4 kg और d यहाँ पे 5 मीटर है, हमने 5 मीटर शिफ्ट किया है तो यहाँ पे 5 रख देंगे। m1 कितना है, m1 है 2 kg, और यहाँ पे जो शिफ्ट है हमने 2 kg को कितना शिफ्ट किया ये हम लिखेंगे। अब d1 इक्वल टू 4 इंटू 5/2 इक्वल टू 10 मीटर। तो जब हम 5 मीटर हम शिफ्ट करेंगे 4 kg को, तो जो 2 kg का जो मास है वह कितना शिफ्ट हो गया, 10 मीटर। इस शिफ्टिंग वाला जो क्वेश्चन है ऐसे भी बन सकता है, और ऐसे भी आसान तरीका मैं बता रहा हूं, उसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। यह है m1, यह है m2, है ना। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये है ना जी। हम पढ़ चुके हैं कि यहां d1 कितना होता है, d1 कितना होगा, m2 d है दोनों के बीच का डिस्टेंस, बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और यहां पे d2 कितना है, m1d बाई m1 प्लस m2। ये है कब हमने जो डिस्टेंस लिया है वो सेंटर ऑफ मास से लिया है, ये
ये चीज है। लेकिन और हम पढ़े हैं कि कोई जरूरी नहीं है, हम तो इस सॉल्व कर रहे थे सहूलियत के लिए कि हम इसको मान लिए हैं एक्सिस, है ना। एक्सिस को हम कुछ और ले लें, जैसे मान लिया जाए ये एक्सिस है, पहले ही बता चुके हैं, जो रियल जो ये है टर्म है m1 है, ये m2 है, ऑरिजिन कहीं यहाँ है और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है ना। इसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है x1 और इसका x कोऑर्डिनेट है x2। m1 मास का x कोऑर्डिनेट है x1 और m2 मास का x कोऑर्डिनेट है x2। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, अब इसको हम मान लिया शिफ्ट करें कितना, m1 मास को डेल्टा x1 और m2 मास को कितना शिफ्ट करें, डेल्टा x2। दोनों को शिफ्ट किया मैंने, तो सेंटर ऑफ मास भी शिफ्ट करेगा। मान लिया सेंटर ऑफ मास यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ये सेंटर ऑफ मास जो शिफ्ट किया है वो डेल्टा x शिफ्ट किया है, तो डेल्टा x कितना होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं x COM मतलब x इक्वल टू कितना होता है, जो पहले x था m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2, ये पहले इनिशियल। और फाइनली कितना हो जाएगा, फाइनली जब हम इसको इस मास को इधर शिफ्ट किया डेल्टा x2 से और इस मास को इधर शिफ्ट किया डेल्टा x1 से, तो सेंटर ऑफ मास भी चेंज होगा, उसका पोजीशन भी चेंज होगा, क्योंकि हमने मास का पोजीशन चेंज कर दिया तो इसमें भी चेंज होगा। अब जो है x, ये मास कहीं यहाँ आ गया यहाँ पे, और ये मास है कहीं यहाँ आ गया, तो कितना शिफ्ट कितना हुआ है, डेल्टा x2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x1, और इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये x1 प्लस डेल्टा x1, x2 प्लस डेल्टा x2, ये है। अब यहां पे जो फाइनल सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, m1, और कोऑर्डिनेट कितना है x1 प्लस डेल्टा x1, x1 प्लस डेल्टा x1 प्लस m2 प्लस m2 इंटू, अब x2 की जगह पे क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट x2 प्लस डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2। क्लियर है। अब यहां पे हमको शिफ्ट कितना हुआ, डेल्टा x कितना हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल। पहले हमारा जो कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का ये है x इनिशियल, और अब क्या है जी, यहाँ पे है x फाइनल, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल सेंटर ऑफ मास का शिफ्ट है, ये कितना हो जाएगा, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल कीजिए। अब इसको कीजिएगा, अब कर लीजिएगा, बड़ा आसान है, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा, देखिए दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम ही है, तो बड़ा आसान है। x फाइनल माइनस x इनिशियल हम डायरेक्ट कर रहे हैं, स्पेस कम है, तो ये जो टर्म आएगा वो आएगा आपका m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। और ये क्या है, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, कितना हो गया, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाई m1 प्लस m2, ये चीज है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, और इस पे आधारित IIT नीट बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इससे। तो चलिए इस पे आधारित हम कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। अब सेम चीज मान लिया जाए कि 2 kg है, ये 4 kg है जी, है ना। अभी हमने किया है इस क्वेश्चन को
इसको हमने 5 मीटर क्या किया, शिफ्ट किया 5 मीटर, तो ये सेंटर ऑफ मास कितना ए, और ए कितना शिफ्ट होगा कि सेंटर ऑफ मास चेंज ना हो। चेंज नहीं हो मतलब डेल्टा एक्स यू एम जीरो है, मतलब सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है आपका जीरो है। तो हमको, और डेल्टा एक्स टू कितना हमने शिफ्ट किया है 5 है, डेल्टा एक्स वन निकालना है, एम वन और एम टू दिया हुआ है। तो हमको उससे देखिए जीरो इजकल टू एम वन 2 kg इंटू वही तो हमको निकालना है डेल्टा एक्स वन प्लस एम टू 4 kg इंटू 5 बाई एम वन प्लस एम टू इजकल टू कितना हो गया जी 2 डेल्टा एक्स वन प्लस 20 और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, डेट इंप्लाई डेल्टा एक्स वन इजकल टू 20/2 माइनस में होगा, समझे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर पता लग जाता है कि माइनस होगा कि प्लस होगा। अब किधर शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट की राइट। ये तो उससे पता लग रहा था कि शिफ्ट हो रहा है, कितना शिफ्ट हो रहा है, लेकिन ये पता नहीं लग रहा था कि राइट की लेफ्ट, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन था। लेकिन इससे जो है, इस डेरिवेशन जो है, यह बहुत अच्छा तरीका से ये बताता है कि किस तरफ की ओर शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे निगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि हम इसको हम राइटवर्ड शिफ्ट किए हैं, तो ये जो पॉइंट है 2 kg वो किधर शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड। इसका मतलब है कि ये कितना शिफ्ट होगा जी, तो 10 मीटर होगा। कितना होगा, 10 मीटर होगा, लेफ्टवर्ड होगा। निगेटिव साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि जिस तरह से हम इसको शिफ्ट किए हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 kg मास शिफ्ट होगा। क्लियर है, तो इसको नोट कीजिए। तो देखिए बच्चे, अब यहाँ पे सेम मास हमने लिया है। हमने क्या किया है, 4 kg को हम किया है शिफ्ट 4 मीटर राइटवर्ड, है ना, 4 मीटर राइटवर्ड। और चलो इसको छोड़ो, सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट करके दिखाएं। मान लिया सेंटर ऑफ मास को हम 1 मीटर शिफ्ट किए हैं इधर, तो 2 kg को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा। 2 kg मास है, 4 kg मास है, 4 kg मास को हम राइटवर्ड 4 मीटर शिफ्ट किए हैं। और सेंटर ऑफ मास हम इस तरह से हम 2 kg को शिफ्ट करना चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या हो, जो 1 मीटर शिफ्ट हो जाए राइटवर्ड। तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे देख लीजिए राइटवर्ड है तो दोनों को पॉजिटिव मान लीजिए। तो यहाँ पे हम जानते हैं डेल्टा एक्स इजकल टू होता है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बाई m1 प्लस m2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सेंटर ऑफ मास का ये जो है डेरिवेशन है। और डेल्टा एक्स है 1 मीटर, m1 2 kg और डेल्टा x1 निकालना है, प्लस m2 4 kg, डेल्टा x2 4, 2 प्लस 4, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए कर देते हैं, ये हो जाएगा 6, 4 to 6 इधर, 2 डेल्टा x1 प्लस 16 डेल्टा इंप्लाई ये इधर आएगा जी, तो हो जाएगा -10 इजकल टू 2 डेल्टा x1 डेट इंप्लाई डेल्टा x1 इजकल टू -10/2 इजकल टू 5 -5 मीटर। -5 मतलब जिधर हम इसको शिफ्ट किए उसके पूरी डायरेक्शन में इसको शिफ्ट करना होगा। मतलब 2 kg मास को किधर शिफ्ट करना होगा जी, लेफ्टवर्ड। क्लियर है। अभी हम पढ़ रहे थे, इस पे आज बहुत सारा क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा। अब इसके लिए अलग से हम वीडियो बना देंगे। बहुत सारे बच्चे हैं वो न्यूमेरिकल से भागते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि हम इससे अलग से वीडियो बनाएं, जो देखना चाहेंगे वो उसको देखेंगे, है ना। तो अब अभी हम पढ़ रहे थे 2 पॉइंट मास सिस्टम, है ना, या 1D हमने पढ़ लिया, 1D डिस्क्रीट मास सिस्टम। अब हम 2D डिस्क्रीट मास सिस्टम को पढ़ेंगे। 2D मतलब मान लिया कि बहुत सारे पॉइंट जो है वह फैला हुआ है। कहाँ फैला हुआ है, मतलब किसी भी सरफेस पे फैला हुआ है। अब किसी भी सरफेस पे फैला हुआ है बहुत सारे पॉइंट मास,
तब उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले किसी प्लेन में है, मान लिया एक्स वाई प्लेन में है जी, और मास बहुत सारे मास हैं, मान लिया m1 है। तो m1 के पोजीशन को शो करने के लिए, m1 के पोजीशन को शो करने के लिए हमें इसका कोऑर्डिनेट देना होगा। मान लिया इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, है ना। अब दूसरा पॉइंट है m2, इसका कोऑर्डिनेट होगा x2/2। तीसरा पॉइंट है m3, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x3/3 है, और बहुत सारे और पॉइंट है ना। तो यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये डिस्टेंस हो जाएगा x2, ये डिस्टेंस हो जाएगा x3, फिर ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका y1, ये डिस्टेंस हो जाएगा y2, ये डिस्टेंस हो जाएगा y3। क्लियर है। अब हम ये 3 पॉइंट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। मान लिया जाए उसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पे है, सॉरी। अब ये 3 पॉइंट मास सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास यहां पे है, मान लिया इसका जो कोऑर्डिनेट है XCOM है, तो हमें XCOM निकालना है और YCOM निकालना है, और YCOM ये है ना। तो यहाँ पे इसका जो कोऑर्डिनेट है XCOM है और YCOM है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम जानते हैं कि पढ़ चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास है क्या। जब बहुत सारे डिस्क्रीट मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ मास किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट मास के मोमेंट ऑफ मास के बराबर होगा, तब उसको हम कहेंगे क्या, उस पॉइंट मास को और उसका पोजीशन क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे ये बहुत सारे डिस्क्रीट मास सिस्टम का ये है। तो इसका सबसे पहले हम बाई एक्सिस, अलग अलग एक्सिस के अलाउंग हम निकालेंगे। बाई एक्सिस के अलाउंग जो ये होगा बाई XCOM, वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस ये तीनों मास सिस्टम का हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा XCOM। क्लियर है। उसी तरह से YCOM कितना हो जाएगा। अब यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दिए, थोड़ा इसको और डिस्क्राइब कर देते हैं। एक सेकंड। हाँ बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मोमेंट ऑफ मास निकालना है। ये डिस्क्रीट मास सिस्टम 3 है, तो इसका मोमेंट ऑफ मास मतलब क्या होगा, m1 x1 इस एक्सिस के वॉट, बाई एक्सिस के वॉट मोमेंट ऑफ मास कितना होगा, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x1 और ये मास है m1, तो m1 x1 प्लस इसका देखिए m2 x2 हो जाएगा, प्लस इस पॉइंट को देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मास m3 x3। और जब इस सारे पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ मास है वह किसके बराबर हो जाए, ये जो सेंटर ऑफ मास, ये जो पॉइंट है कि सारे पॉइंट के बदले एक पॉइंट है, एक पॉइंट है ना, मतलब सारे जो मास है ये m1 m2 m3, इसको हम यहां पे रख दें, तो ये जो पॉइंट होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। मतलब इस पॉइंट का मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये इसका कोऑर्डिनेट है मान लिया XCOM। तो XCOM डेट इंप्लाई XCOM क्या हो जाएगा आपको, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। इसी प्रकार से
एक्स एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ मास अगर इक्वल हो जाए तब उसको इस पॉइंट ए पॉइंट जो होगा सेंटर ऑफ मास होगा। अब यहाँ 22 हम डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। 22 कितना हो जाएगा आपको, m1/1 प्लस m2/2 प्लस m3/3 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है। अब जब x और y हमें मिल गया तो हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं वेक्टर में कि यहाँ पोजीशन वेक्टर है, मान लिया जाए r, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है x y किसी पॉइंट p का, है ना। तो r इक्वल टू कितना होता है जी, r इक्वल टू हम जानते हैं xi प्लस yj, है ना। और यहाँ पे डिस्क्रीट मास सिस्टम में हम x और y निकाल चुके हैं, तो ये मिला जुला करके यहाँ पे r जो है वह x और y पे निर्भर कर रहा है। तो x y तो निकाल चुके हैं, हम बता भी चुके हैं xCOM और yCOM, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं, तो RCOM कितना हो जाएगा, आर सेंटर ऑफ मास, बहुत सारे जो डिस्क्रीट मास सिस्टम है, चलिए इसको मिटा देते हैं। बहुत सारे डिस्क्रीट मास सिस्टम है, जैसे हम अभी 3 लिए हैं, m1 m2 m3, क्या कहेंगे, इसका जो पोजीशन वेक्टर है r1 है, इसका पोजीशन वेक्टर है r3 है, और इसका पोजीशन वेक्टर है r2 है ना जी। सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कहीं पे इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे मान लीजिए, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है वह इस तरह से है, r1 r, इसका सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो r है। तब RCOM कितने के बराबर होगा, क्योंकि r जो है x और y, xCOM और yCOM पे निर्भर कर रहा है, अभी बताए, तो RCOM हो जाएगा आपको m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, इस तरह से। तो बच्चों इस पे आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं, और ये हर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे नीट हो जेई हो, उस पर बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे इस पे आधारित न्यूमेरिकल। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।